हाय रेडी, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 2। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो लेक्चर नंबर 1 था, जो बस इसके पहले वाला लेक्चर था, वहां पर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को अच्छी तरह से समझ लिया था। एंड आज के लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स को भी अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो फिर सभी इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, अपने सामने एक पेन, कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं हूं शाहिन मजूमदार एंड आप देख रहे हैं स्टडी डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। तो फिर चलिए हमारा आज का पहला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो फिर सभी हेडिंग दे लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में हम लोग पहले ही बोल सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर नॉन अस्टरस। अच्छा बोलिए, आप लोग एक नॉन मेटल का एग्जांपल पकड़ लीजिए। सपोज नॉन मेटल पकड़ लीजिए कार्बन को। कार्बन आप एक नॉन मेटल का एग्जांपल पकड़ लीजिए। अब बोलिए कार्बन क्या शाइनी अपीयरेंस देता है? कार्बन क्या आपका शाइनी अपीयरेंस शो करता है? वो शाइनी अपीयरेंस नहीं शो करेगा। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस या फिर दे डू नॉट गिव द शाइनी अपीयरेंस, दे आर नॉन लस्टरस। देखिए नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, पर इसका एक्सेप्शन भी है, जो कि आपको पहले क्लास में ही बताया था। जस्ट फर्स्ट अगले क्लास में ही बताया था कि आपको कि आयोडीन is such a non-metal which show lustrous property. Iodine is such a non-metal which will show lustrous property. फिर हम लोग नॉन मेटल्स के नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में बोल सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर। नॉन मेटल्स आर सॉफ्टर इन नेचर। इसका भी एक एक्सेप्शन है, जो कि है कार्बन का एक एलोट्रॉप। बोलिए कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप सबसे हार्डेस्ट होता है यूनिवर्स में या फिर वर्ल्ड में? सबसे हार्डेस्ट कौन सा है कार्बन का एलोट्रॉप? जो कि है डायमंड। डायमंड इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन व्हिच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। ये इसका एक एक्सेप्शन हो गया। फिर हम इसके नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज में और पॉइंट में लिख सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर लेस डेंसर देन मेटल। नॉन मेटल्स आर लेस डेंसर देन मेटल। लो डेंसिटी लिख देता हूं। फिर नॉन मेटल्स को अगर हम अच्छे तरह से हैमरिंग करें, तो कि क्या वो एक शीट के फॉर्म में हम उन्हें ला सकते हैं? आप ये बताइए। नॉन मेटल को आप एक नॉन मेटल पकड़ लीजिए, कार्बन को पकड़ लीजिए, कार्बन का एक बड़ा सा पीस पकड़ लीजिए, उसको अच्छे तरह से आपने हैमरिंग किया, क्या वो एक शीट के फॉर्म में, एक प्लेन शीट के फॉर्म में आ सकता है? जो शीट आपको आयरन का एक शीट आपको पहले क्लास में दिखाया था, वैसा क्या एक शीट के फॉर्म में आप उस कार्बन के पीस को ला सकते हैं? आप कभी नहीं ला सकते। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं द नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। नॉन मेटल्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। नॉन मेटल्स cannot be converted into thin sheet, so non metals are non malleable. नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। फिर आप लोग बोलिए, अगर आप उसी कार्बन के पीस को फर्दर प्रोसेसिंग करें तो क्या आप एक थीन कार्बन का एक थ्रेड बना सकते हैं? आप एक क्या थीन कार्बन का एक थ्रेड रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं उस कार्बन के पीस को? आप लोग कतई नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं नॉन मेटल्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू thin wire. Non-metals cannot be converted in the form of thin wire. So, non-metals are non-ductile. फिर आप बताइए, आप उस कार्बन के पीस के ऊपर अगर एक लकड़ी से या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट से मतलब स्ट्राइक करें, रिपीटेडली स्ट्राइक करें, क्या वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा? वो कार्बन का पीस क्या एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कभी कर सकते हैं? वो कभी नहीं करेगा। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्राइक्ड विद अदर ऑब्जेक्ट्स। नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर स्ट्राइक्ड विद अदर ऑब्जेक्ट्स। सो नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। दे आर नॉन सोनोरस बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी रिंगिंग साउंड। फिर आपने अगर नोटिस किया होगा, ये सपोज आपका एक बड़ा सा कार्बन का पीस है। अगर आप इसको ऐसे एक हथौड़े से आप इसको मारे, रिपीटेडली स्ट्राइक करें, हथौड़े का ड्राइंग थोड़ा इग्नोर कर दीजिए, आप एक हथौड़े से इस कार्बन के पीस को रिपीटेडली स्ट्राइक करें तो क्या होगा? ये कार्बन का पीस छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइडेड हो जाएगा या फिर टूट जाएगा। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन मेटल्स ब्रेक इनटू पीसेस या फिर नॉन मेटल्स
easily break into pieces when they are striked with other object। तो फिर इसी प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल को हम लोग ब्रिटलनेस बोलते हैं, दे ब्रेक इजीली। आप इस नॉन मेटल या फिर इस कार्बन के पीस को अगर रिपीटेडली स्ट्राइक करें या फिर हैमरिंग करें तो फिर ये छोटे छोटे पीसेस में डिवाइडेड हो जाएगा। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं नॉन मेटल्स ब्रेक इनटू पीसेस इजीली या फिर दे ब्रेक इजीली। दैट्स व्हाई दिस प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज नोन एज ब्रिटलनेस। Non-metals break easily, and this property of non-metal is known as brittleness. This property of non-metal is known as brittleness. फिर non-metal do not conduct heat and electricity. Non-metals do not conduct heat and electricity. हम लोग बोल सकते हैं कि non-metal कभी भी heat and electricity conduct नहीं करेगा। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पर इसका भी एक एक्सेप्शन आपको पहले क्लास में बताया था। देखिए, ग्राफाइट इज सच अ नॉन मेटल व्हिच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट इज अ एक्सेप्शन ऑफ दिस एंड ग्राफाइट इज सच अ नॉन मेटल व्हिच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, चलिए आप लोग इतना जल्दी से लिख लीजिए एंड ये सारा आपका कंप्लीट हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। चलिए आप लोग इतना जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग पढ़ लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में मूव ऑन कर जाएंगे। इसको पहले आप जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, आई होप अभी तक आप लोगों का ये सारा चीजें लिखना हो गया होगा, तो फिर मैं इसे मिटा देता हूं एंड अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। चलिए सभी अपने कॉपी में हेडिंग दे लीजिए जल्दी से, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। एक सेकंड, मैं इसको ही अच्छी तरह से मिटा के लिख देता हूं। किसी ने कुछ नहीं देखा, मैंने अभी अभी क्या किया। चलिए देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। देखिए, मेटल्स का जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब वो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करवा देंगे। मतलब मेटल्स अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए देन वो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करवा देंगे। अभी मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, मैंने ये पिछले क्लास में 10 बार आपको रिपीट करवाया था। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। अभी देखिए, हम कुछ मेटल के एग्जाम्पल लेके भी उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा लेते हैं। पहले देखिए, अगर हम सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाए तो हमें मिल जाएगा सोडियम ऑक्साइड या फिर Na2O, हमें मिल जाएगा सोडियम ऑक्साइड। फिर अगर हम पोटेशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाए देन हमें मिल जाएगा K2O, दैट इज पोटेशियम ऑक्साइड या फिर ये भी एक मेटल ऑक्साइड है। फिर अगर हम कॉपर का रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ करवाए देन हमें मिल जाएगा CuO मिल जाएगा। फिर अगर हम एल्युमिनियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाए देन हमें मिल जाएगा Al2O3, दैट इज एल्युमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, अभी इसको बैलेंस आप जरा कर लेना, मैं ही कर देता हूं। आप क्यों करोगे? आप क्यों इतना कष्ट करोगे बोलिए, मैं ही कर देता हूं आपके लिए बैलेंस। चलिए, ये आपका कंप्लीट बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। अभी आप लोग देख लीजिए, मैंने अभी अभी बोला कि हमारे जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे बेसिक नेचर के होते हैं भैया? आपने तो बस मेटल के ऑक्साइड ही लिखा है भैया हमें, पर वो बेसिक नेचर के होते हैं, हम कैसे समझेंगे? देखिए, जब आप इन मेटल के ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो हमें बेस मिल जाएगा, तो आपको बेस मिल जाएगा। देख लीजिए, अगर आप Na2O को वाटर में डिसॉल्व करें, अगर आप Na2O को वाटर में डिसॉल्व करें तो आपको मिल जाएगा
NaOH एंड हाइड्रोजन गैस, एंड हाइड्रोजन गैस आपको मिल जाएगा। फिर अगर आप K2O को वाटर में डिसॉल्व करवाएं, देन आपको मिल जाएगा KOH एंड हाइड्रोजन गैस, फिर से आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। अच्छा, अभी देख लीजिए ये दोनों जो मेटल ऑक्साइड है दैट इज CuO एंड Al2O3, ये इन दोनों मेटल ऑक्साइड का एक बहुत जरूरी फंक्शन होता है कि ये दोनों मेटल ऑक्साइड जब प्रोड्यूस हो जाता है देन ये आपके नेटिव मेटल को प्रोटेक्टिव के रूप में, एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम आते हैं। दैट इज दे या फिर दिस मेटल एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर above the native metal. These metals act as a protective layer over the native metal. Act as a protective layer over the native metal. Copper oxide and aluminum oxide act as a protective layer over the native metal. अभी चलिए बोलिए जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं उसका नेचर क्या होता है, बोलिए। ये भी पहले क्लास में ही आपको बताया था। देख लीजिए जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। चलिए ये भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। पहले ही हम लोग लिखेंगे कि नॉन मेटल्स प्लस ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे देन हमें मिल जाएगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर बोलिए एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देके अच्छी तरह से हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग एग्जांपल लेंगे सल्फर का। सल्फर के साथ जब ऑक्सीजन का हम लोग रिएक्ट करवा देंगे देन हमें मिल जाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। अभी इस सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इसी सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करवाएंगे, देखिए देन हमें मिल जाएगा H2SO4 प्लस H2। देखिए यहां पर जब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को यहां पर जब हम मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किए थे तब हमें क्या मिला था, हमें बेस मिला था। दीज आर बेसेस। एंड जब हम मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करवा रहे हैं तब हमें एसिड मिल रहा है। आप सभी को पता है H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तब हमें एसिड मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन साइमल्टेनियसली हो जाएगा। तो फिर ये रहा आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। चलिए आप लोग इनको जल्दी से लिख लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट उठा लीजिए क्योंकि बोर्ड में जगह बचा नहीं है। चलिए आई होप अभी तक आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट एक उठा लिया होगा या फिर इसका नोट ले लिया होगा। अभी हम लोग जाएंगे अबाउट सेकेंड टाइप्स ऑफ या फिर थर्ड टाइप्स ऑफ हमारा ऑक्साइड की तरफ। देख लीजिए अभी मैंने बताया आपको नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या शो करता है, कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। मेटेलिक ऑक्साइड हमारा बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। पर कुछ ऐसे भी ऑक्साइड होते हैं जो बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। उन पर्टिकुलर ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उन पर्टिकुलर ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। चलिए तो फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि द मेटल ऑक्साइड या फिर द ऑक्साइड व्हिच शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऑक्साइड के बारे में हम लोग लिखेंगे बोथ द ऑक्साइड व्हिच शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। अभी इसका एग्जाम्पल या फिर इन ऑक्साइड का एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा, दैट इज एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड।
Al2O3 एक एग्जाम्पल हो जाएगा, एंड और एक एग्जाम्पल हो जाएगा ZnO। अभी देखिए, जब हम Al2O3 को एसिड में डालेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, Al2O3 को बोथ एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट करके देख लेंगे कि वो कैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वो कैसे हमारा एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। जब हम Al2O3 को एसिड में डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में के साथ रिएक्ट करवाएंगे, देन हमें मिल जाएगा AlCl3, एक हमारा एक सॉल्ट का प्रोडक्शन हो गया, AlCl3 एक सॉल्ट है, एंड हमें मिल जाएगा वाटर। फिर जब हम Al2O3 को NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, देन हमें मिल जाएगा एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड वाटर हमें मिल जाएगा। अभी देखिए यहां पर हमारे पास जो ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं दैट इज AlCl3 एंड Na2AlO2, ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों चीजें सॉल्ट है। तो फिर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो मेटल ऑक्साइड था दैट इज Al2O3 दैट रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस, दैट रिएक्ट विथ both acid and base to give salt and water, to give salt and water। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि Al2O3 both acidic and basic property शो कर रहा है, क्योंकि देखिए एसिड के साथ ये बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है एंड बेस के प्रेजेंस में ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसीलिए दोनों के साथ रिएक्ट करके ही सॉल्ट एंड वाटर का प्रोडक्शन करवा रहा है। अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं दैट इज ZnO। देखिए ZnO को जब हम HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब हमें मिल जाएगा ZnCl3, तब हमें ZnCl3 मिल जाएगा एंड हमें मिल जाएगा एक वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, फिर जब हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, एक सेकेंड, ये ZnCl2 होगा, ठीक है, ये ZnCl2 होगा, बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब हमें मिल जाएगा Na2ZnO2, ये एक सॉल्ट हमारा मिल गया एंड हमें मिल जाएगा एक वाटर मॉलिक्यूल। अभी देखिए सिमिलरली यहां पर भी हमें क्या मिल रहा है, हमें एक पहले सॉल्ट मिल रहा है, रिएक्ट करवाने के बाद ZnO को, जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट करवाने के बाद हमें पहले एक दो सॉल्ट मिल रहा है एंड हमें वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जा रहा है। तब फिर देखिए हमारा जो जिंक ऑक्साइड है दैट रिएक्ट विथ एसिड to give salt and water and that react with base, that even react with base to give salt and water। तो फिर आप लोग देख सकते हैं कि ZnO एसिड के साथ बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है एंड बेस के साथ ही एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसीलिए हम लोग ZnO को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोल रहे हैं। तो फिर ये आपका कंप्लीट हो गया पूरा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। चलिए आप लोग इसको पहले जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। इसको जल्दी से लिखिए। आई होप अभी तक आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर लेंगे। चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं जो कि है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन लिखा ही है, मैं यहां पर बस रेट लिख देता हूं। आप लोग कॉपी में हेडिंग दे सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। चलिए अभी बताइए हम लोग कैसे समझेंगे ऑक्सीजन के साथ मेटल का रिएक्शन का रेट, हम लोग कैसे समझेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे या फिर उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस के बर्न करवाएंगे। जो मेटल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में विगोरसली जितना स्पीड में या फिर जितना विगोरसली बर्न करेगा वो उतना ही रिएक्टिव मेटल या फिर वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन विद ऑक्सीजन उतना ही ज्यादा होगा। तो फिर देख लीजिए पहले ही हम लोग लेंगे सोडियम एंड पोटेशियम मेटल को, हम लोग लेंगे सोडियम एंड पोटेशियम मेटल को। देख लीजिए
सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर द मेटल्स विच बर्न विगोरसली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब उनको हीट देने की भी आपको जरा सा भी जरूरत नहीं होगा। आप लोग अगर सोडियम मेटल को ऐसे ही ओपन एनवायरनमेंट में रख दो तो फिर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड का या फिर Na2O का फॉर्मेशन करवा देगा एंड वो विगोरसली बर्न करना भी अपने आप ही वो बर्न करना स्टार्ट कर देगा। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं सोडियम एंड पोटेशियम मेटल बर्न्स vigorously, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स बर्न विगोरसली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब वो इतना डेंजरस सिचुएशन हो जाता है अगर एक सोडियम मेटल के पीस को आप लोग एक ओपन एनवायरनमेंट में रख दो तो वो अपने आप ही कुछ देर बाद धम करके आग पकड़ लेगा। वो बहुत जल्दी या फिर वो बहुत रिएक्टिव वे से आग पकड़ लेगा, वो बर्न करना स्टार्ट कर देगा। अभी ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इस तरह से तो भैया हम लोग सोडियम और पोटेशियम मेटल को कभी कैरी ही नहीं कर पाएंगे। उसको कैरी कैसे करेंगे बोलिए? सोडियम को लेंगे, सोडियम हाथ में ही जलना शुरू हो गया, आपका हाथ ही जल जाएगा। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अभी इसका भी एक सोल्यूशन आपको और हमको मिलकर निकालना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोडियम और पोटेशियम मेटल को केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करते हैं। अगर आप मान लीजिए ये आपका एक केरोसिन ऑयल का एक जार हो गया, यह आपका केरोसिन ऑयल का एक जार हो गया। अभी इसी जार के अंदर आपने सोडियम एंड पोटेशियम कुछ मेटल को स्टोर किया हुआ है। केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करने से क्या होगा? देखिए केरोसिन ऑयल के अंदर जब हम सोडियम और पोटेशियम मेटल को डालेंगे तब वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है उससे कट ऑफ हो जा रहा है। ये तो केरोसिन के अंदर है, मेटल तो केरोसिन के अंदर हम लोग डाल दे रहे हैं, तो फिर ये बाहर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे ये कट ऑफ हो जा रहा है। वो बाहर के ऑक्सीजन का सप्लाई से कट ऑफ हो जा रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन से रिएक्शन भी नहीं होगा भैया। इसीलिए क्या होगा, ये मेटल प्रोटेक्टेड रहेगा फ्रॉम द रिएक्शन या फिर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह से हम लोग ऑक्सीजन से सोडियम एंड पोटेशियम मेटल को सेव कर सकते हैं। चलिए फर्दर लिख देते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम oxygen of external environment, they are submerged in kerosene oil। केरोसिन ऑयल में क्यों सबमर्ज करते हैं बोला मैंने आपको? इन ऑर्डर टू कट डाउन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इन ऑर्डर टू कट डाउन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विथ ऑक्सीजन, टू कट डाउन या फिर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अभी देख लेंगे दो मेटल ऑक्साइड जो कि आपको पहले भी बताया था। जब हमारा सोडियम मेटल हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब क्या फॉर्मेशन करेगा? ये Na2O का फॉर्मेशन करवा देगा, दैट इज सोडियम ऑक्साइड। Na2O का फॉर्मेशन हमारा हो जाएगा। एंड जब हमारा पोटेशियम मेटल, पोटेशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएगा देन हमें मिल जाएगा K2O, देन हमें K2O मिल जाएगा। अभी ये दोनों ऑक्साइड के फॉर्मेशन के साथ साथ ही बहुत सारा हीट का भी प्रोडक्शन होता है जो बोला आपको विगोरसली बर्न करता है। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट मेटल की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं जो कि है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऐसे ही बर्न नहीं करेगा। मैग्नीशियम का अगर एक रिबन ले लो तो फिर वो ऐसे ही खुद, जैसे ये सोडियम और पोटेशियम मेटल अपने आप ही आग पकड़ लेगा, पर उसको मैग्नीशियम मेटल को हमें आग लगाना पड़ेगा, फिर वो ऑक्सीजन में बर्न करना शुरू करेगा। देखिए आप मान लीजिए ये आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी भी दिया हुआ है। आप मान लीजिए ये आपका एक मैग्नीशियम रिबन हो गया, ठीक है, एंड इसको आप लोग माचिस के हेल्प से ऐसे ही आग लगा दो तो फिर क्या होगा, ये विगोरसली बर्न करना शुरू कर देगा एंड एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम देगा जो कि बहुत मतलब उजालादार एक फ्लेम देगा। एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ मैग्नीशियम का रिबन बर्न करना स्टार्ट कर देगा। देखिए जब ये बर्न करेगा, जब ये यहां से सपोज हमने आग लगा दिया माचिस से एंड ये बर्न करना स्टार्ट हो गया, देन क्या होगा, हमारे नीचे जो पेट्री डिश हमने रखा है वहां पर थोड़ा थोड़ा एशेस जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एशेस क्या है? ये एशेस कौन से चीज का बना होता है? ये एशेस बना होता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये एशेस बना होता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये एशेस बना होता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो फिर हम लोग मैग्नीशियम के बारे में लिख सकते हैं,
मैग्नीशियम के बारे में हम लोग तो फिर लिख सकते हैं कि इट डू नॉट रिएक्ट अपन ऑक्सीजन बाई इटसेल्फ, वो अपने आप ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करवाएगा, पर जब हम उसे हीट करवाएंगे या फिर आग के कांटेक्ट में लाएंगे, फायर के कांटेक्ट में लाएंगे, तो वो ऑक्सीजन में एक डैजलिंग फ्लेम देकर बर्न करना, विगोरसली बर्न करना शुरू हो जाएगा। डू नॉट रिएक्ट बाई इटसेल्फ with oxygen, but on heating it reacts vigorously, या फिर reacts या फिर burns लिख दीजिए, सबसे अच्छा होगा, burns vigorously in presence of oxygen. It burns vigorously in oxygen. And अगर इसका रिएक्शन हमें लिखना हो तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि Mg मेटल को हम लोग ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कराएं तब हमें मिल जाएगा MgO, मिल जाएगा हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन सा ऑक्साइड है बताइए? मैग्नीशियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है। तो फिर अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को ही अगर हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया, अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करवा दे, अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करवा दे, देन हमें मिल जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, देन हमें मिल जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप सभी को पता है इज बेसिक इन नेचर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर। देखिए तो फिर इस यहां पर जो हमारे पास एशेस जो प्रोड्यूस हुआ था, हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद यहां पर जो हमारे पास जो एशेस प्रोड्यूस हुआ था, उस एशेस को ही हम लोग एक वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे, अच्छी तरह से घोल लेंगे, तो ही हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एल्युमिनियम। देख लीजिए, एल्युमिनियम मेटल भी मैग्नीशियम की तरह रेडिली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करवाएगा। एल्युमिनियम जो हमारा मेटल है वो भी ऑक्सीजन के साथ अपने आप ही रिएक्ट नहीं करेगा, पर अगर हम उसको भी हीट करें, उसको भी अच्छी तरह से हीट करें, तो फिर एल्युमिनियम मेटल भी ऑक्सीजन में बर्न करेगा। ये भी सेम एज डू नॉट रिएक्ट अपॉन या फिर विथ ऑक्सीजन बाय इटसेल्फ, बट on strong heating it burns in oxygen, but on strong heating it burns with oxygen। अभी एल्युमिनियम के साथ जब ऑक्सीजन का हमारा रिएक्शन होगा तब कौन सा ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा? ये मैंने अभी अभी आपको अच्छी तरह से बताया था कि जब हम एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा Al2O3, जो कि हमारा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, अभी चलिए हम लोग बात कर लेंगे अबाउट जिंक। अभी हम लोग जिंक के बारे में भी थोड़ा बात कर लेंगे। देखिए, जिंक को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, सेम एज एल्युमिनियम, जिंक अपने आप ऑक्सीजन के साथ या फिर खुद से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, अगर जिंक को हम लोग ओपन एनवायरनमेंट में रख दे तो वो खुद से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, उसको हम लोग को विगोरसली बर्न करना पड़ेगा, उसको हम लोगों को हीट देना पड़ेगा। हीट देने के बाद वो ऑक्सीजन में बर्न करेगा। देखिए, मैं बार बार ये सेम चीज नहीं लिख रहा हूं, जिंक में भी ये सेम चीज ही अप्लाई होता है, इसलिए इसको ही आप जिंक में कॉपी कर सकते हैं। मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं बस रिएक्शन लिख दूंगा। जिंक का भी आप लोग एरो देके ये सेम चीज लिख सकते हैं। जिंक का रिएक्शन करके क्या फॉर्म होगा? अभी अभी ये भी आपको बताया था कि जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमारा फॉर्म कराएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करवा देगा। एंड जिंक ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है भैया? जिंक ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है? एंड Al2O3 कैसा ऑक्साइड है? दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये मैंने अभी आपको अच्छी तरह से समझाया था। चलिए अभी हम लोग जाएंगे अबाउट आयरन के बारे में। अभी हम लोग लोहे के बारे में भी जान लेंगे। देखिए, आयरन को आप जितना भी हीट कर लो, आयरन को आप जितना भी हाई टेम्परेचर तक ले जाओ, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कभी बर्न नहीं करेगा, पर
आयरन फिलिंग्स, जो छोटे छोटे आयरन के पीसेस है, उनको अगर आप बर्नर के फ्लेम में लाओ तो फिर वो धप करके बर्न करेगा, तो फिर वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से बर्न आउट हो जाता है। आयरन के बारे में लिख सकते हैं कि डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन या फिर डू नॉट बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इवन ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर। डू नॉट बर्न इन ऑक्सीजन इवन ऑन हीटिंग विथ at high temperature. Even on heating at high temperature it do not burn in oxygen। पर जब हम लोग आयरन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएंगे या फिर बहुत देर तक आयरन को हीट करवाएंगे, तब ये बर्न नहीं होगा पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। बर्न नहीं होगा आयरन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या फिर ट्रिमेंडियस हीटिंग के बाद भी आयरन आप लोग बर्न नहीं करवा सकते हो, आयरन को आप लोग जला नहीं सकते हो, पर आयरन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन जरूर हो सकता है। देख लीजिए कैसा रिएक्शन होगा। जब आयरन के साथ हमारा ऑक्सीजन का रिएक्शन हो जाएगा, देन हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा Fe2O3। आयरन 3 या फिर आयरन 2 ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, Fe2O3 का फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तब हमारा आयरन 2 ऑक्साइड या फिर आयरन 3 ऑक्साइड का रिएक्शन या फिर प्रेजेंस हो जाता है। चलिए अभी आप लोग इतना, अभी तो और एक मेटल के बारे में बताना है आपको, दैट इज कॉपर। चलिए आप लोग इतना जल्दी से लिख लीजिए, मैं आयरन फिलिंग्स के बारे में यहाँ नीचे से लिख देता हूँ। देखिए आयरन फिलिंग्स का क्या सीन है। आयरन फिलिंग्स मतलब मैंने जैसे आपको अभी अभी बोला छोटे छोटे आयरन के पीसेस। आयरन फिलिंग्स का क्या होता है, आयरन फिलिंग्स को अगर आप थोड़ा सा लेके बर्नर के फ्लेम के अंदर, बर्नर का जो फ्लेम होता है, बर्नर का जो फ्लेम होता है उसके अंदर अगर आप छोटे छोटे आयरन के पीसेस को ले जाओ तो फिर क्या होगा, तो फिर वो धप करके विगोरसली बर्न करना स्टार्ट कर देगा। burns vigorously the flame of burner, burns vigorously in the flame of burner। चलिए अभी आप लोग इतना जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन का कॉपर के साथ क्या रिएक्शन होता है, क्या सीन होता है, हम लोग देख लेंगे। पहले इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए आई होप अभी तक आप लोगों ने ये चीज़ लिख लिया होगा। तो फिर मैं कहाँ से मिटाऊँ, यहाँ से मिडिल से मिटा देता हूँ। अभी हम लोग देख लेंगे कि रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन। देखिए कॉपर को आप कितना भी हीट करा ले, कॉपर को आप कितना भी हीट करा ले, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न नहीं करवा पाओगे, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कतई आप लोग बर्न नहीं करवा पाओगे। कॉपर को डू नॉट बर्न्स, कॉपर डू नॉट burns in presence of oxygen even on heating at high temperature। That is copper do not burn in presence of oxygen even on heating at high temperature। अभी कॉपर ऑक्सीजन में बर्न नहीं करता है पर कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट जरूर करता है। देख लीजिए कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करवा देता है। कॉपर का अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाए देन ये CuO का फॉर्मेशन करवा देता है, देन ये CuO का फॉर्मेशन करवा देता है। दैट इज द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हो जाता है ये नेटिव जो कॉपर मेटल है उसको प्रोटेक्ट करता है, ये आपको पहले भी बताया था। चलिए अभी हम लोग जान लेंगे रेट। मैंने इतने सारे मेटल का ऑक्सीजन के साथ आपको रिएक्शन करके दिखा दिया अच्छी तरह से। अभी आप लोग बताइए रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद दीज मेटल्स। चलिए हम लोग देख लेंगे अभी रेट क्या निकलता है हमारा। देखिए रेट में हम लोग पहले ही बात कर सकते हैं अबाउट मेटल्स सोडियम एंड पोटेशियम। देखिए सोडियम एंड पोटेशियम को क्या हमने एक्सटर्नल हीट दिया था,
उनको एक्सटर्नल हीट देने का भी जरूरत नहीं पड़ रहा है भैया। उनको अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऐसे ही रख दो तो फिर वो कुछ देर बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके खुद ही बर्न होना चालू कर देगा, खुद ही बहुत भौकाल रूप से बर्न होना चालू कर देगा। तो फिर हम लोग रेट में पहले ही लिख सकते हैं सोडियम एंड पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन। फिर हम लोग लिख सकते हैं अबाउट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्यों है? क्योंकि मैग्नीशियम को हमें थोड़ा तो हीट देना पड़ रहा था। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के लिए हमें थोड़ा तो हीट देना पड़ रहा था, पर वो एक ब्रिलियंट ब्राइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न कर रहा है। इसीलिए नेक्स्ट रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग मैग्नीशियम को लिख रहे हैं। फिर हम लोग लिखेंगे अबाउट एल्युमिनियम। फिर हम लोग एल्युमिनियम को डाल सकते हैं। फिर हम लोग डालेंगे जिंक को। नेक्स्ट में हम लोग डालेंगे जिंक के बाद आयरन को, क्योंकि भैया आयरन को आप जितना भी हीट दे ले, आयरन को आप जितना भी हीट दे ले, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कभी बर्न नहीं करेगा। वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कभी बर्न नहीं करेगा। पर आयरन के फीलिंग्स जो है वो अगर आप बर्नर के फ्लेम में ले जाओ तो वो विगोरसली बर्न हो सकता है। फिर आयरन के बाद हम लोग लिखेंगे कॉपर को बारे में। फिर आयरन के बाद हम लोग लिखेंगे कॉपर, क्योंकि कॉपर को आप कितना भी हीट करा लो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कितना भी हाई टेम्परेचर दे लो, सब कुछ उसको दे दो, फिर भी कॉपर कभी नहीं बर्न करेगा। फिर भी कॉपर कभी नहीं बर्न करेगा। तो फिर ये रेट आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर आपका इसका रीजंस भी पूछ लेगा। इसका रीजंस मैंने जो आपको समझाया अच्छी तरह से आप लोग समझ लेंगे। इसका रीजंस भी पूछ लेता है तो फिर आप इसे लिख सकते हैं। चलिए आप लोग तो फिर इतना जल्दी से लिख लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। चलिए इतना जल्दी से लिख लीजिए। चलिए आई होप आप लोगों ने ये सारा चीजें अभी तक लिख लिया होगा जल्दी से। फिर मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं, जो कि है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अभी हम लोग मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन भी देख लेंगे। पहले हमने क्या देखा? मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखा, एंड अभी हम लोग देखेंगे मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अभी देख लीजिए मेटल जब हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा देन वो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करवा देगा। मेटल ऑक्साइड एंड हमारा हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर जब हम इसी मेटल ऑक्साइड को फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, फिर हमें भैया मिल जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। फिर हमें मिल जाएगा मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। चलिए ये आपको क्लियर हो गया कि जब हम मेटल का वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे देन हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, एंड मेटल ऑक्साइड को जब हम फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे देन हमें मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। चलिए अभी हम लोग देख लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ वेरियस मेटल विथ वाटर। अभी हम एक बार में रेट को भी देख लेंगे। अभी ऑक्सीजन का तो हमने भैया रेट डिटरमाइन किया था कि वो कैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहा है। जो जितना वायलेंटली या जो जितना विगोरसली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेगा उसका रेट उतना ज्यादा होगा, ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। पर भैया हम लोग यहाँ पर मेटल का वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तब हम उसका रेट कैसे डिटरमाइन करेंगे? तब हम डिटरमाइन करेंगे वाया इवोल्यूशन ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस। जहां पर या फिर जिस रिएक्शन में जितना ज्यादा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा उसका रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा, या फिर वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो पर्टिकुलर मेटल उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा वाटर के साथ। आपको समझ आ गया? मैं और एक बार रिपीट कर देता हूं। वाटर के साथ हम लोग मेटल का रिएक्शन का रेट ऐसे डिटरमाइन करेंगे कि जिस रिएक्शन में जितना ज्यादा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, हम लोग उसको टेस्ट करेंगे सेपरेटली, जिस रिएक्शन में जितना ज्यादा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा वो उतना ही या फिर वो पर्टिकुलर मेटल उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, एंड वो रेट में हम लोग उसको आगे बिठा देंगे। तो फिर हम लोग पहले ही देखेंगे अबाउट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स। हम लोग पहले ही बात करेंगे अबाउट सोडियम एंड पोटेशियम। देखिए सोडियम एंड पोटेशियम
कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम को अगर हम कोल्ड वाटर में भी डाल दे तो वो फिर वो कोल्ड वाटर में भी रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन कर देंगे। पर इस पर्टिकुलर केस में इतना हीट इवॉल्व होता है कि हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होता है वो इंस्टेंटली बर्न आउट हो जाता है। आपको पता ही होगा शायद कि हाइड्रोजन गैस जो है इट इज अ हाईली इन्फ्लेमेबल गैस। हाइड्रोजन गैस इज अ हाईली इन्फ्लेमेबल गैस। पर यहां पर इस केस में सोडियम एंड पोटेशियम के केस में इतना मैसिव अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है कि जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है रिएक्शन में वो इंस्टेंटली बर्न होता है। इसलिए आप देखेंगे कि यूट्यूब में कुछ वीडियोस में आपने नोटिस किया होगा कि सोडियम मेटल को जब भी हम पानी में डाल देंगे, छोटा सा पीस ऑफ सोडियम मेटल को जब भी हम पानी में डाल देंगे तो वो धप करके पानी में एक एक्सप्लोशन क्रिएट करता है। वो एक्सप्लोशन किसका होता है? वो एक्सप्लोशन होता है बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस का। इस रिएक्शन में इतना हीट इवॉल्व होता है कि जो हमारा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है वो इंस्टेंटली बर्न हो जाता है। हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं कि रिएक्ट विगोरसली इवन विथ कोल्ड वाटर। रिएक्ट्स विगोरसली इवन विथ कोल्ड वाटर। फिर हम लोग लिख सकते हैं मैसिव अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड दैट द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड बर्न्स इमीडिएटली। द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड बर्न्स इंस्टेंटली। अगर इसका रिएक्शन देखना हो तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि Na प्लस H2O Na2O प्लस H2। फिर हम लोग लिख सकते हैं K, पोटेशियम का देखेंगे K प्लस H2O K2O प्लस H2। हाइड्रोजन गैस का हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा। तो फिर ये आपका हो गया रिएक्शन ऑफ मेटल टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर दोनों मेटल ऑक्साइड हमारा प्रोड्यूस हो गया है। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मेटल के बारे में जो कि है हमारा कैल्शियम। अच्छा बोलिए, कैल्शियम के साथ जब हम लोग वाटर का रिएक्शन करवाएंगे, कैल्शियम के साथ जब हम लोग वाटर का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? तब कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। एंड ये पर्टिकुलर रिएक्शन कोल्ड वाटर में भी हो सकता है। पर यहाँ पर जो हीट इवॉल्व होता है, यहाँ पर जो हीट हमारा इवॉल्व होता है वो इतना विगोरस नहीं होता कि ये हाइड्रोजन गैस को इमीडिएटली बर्न आउट करा सके। तो फिर हम लोग कैल्शियम के बारे में लिख सकते हैं कि कैल्शियम पहले ही लिखेंगे रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर, विथ कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। फिर लिख सकते हैं द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मतलब रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस्ड होगा, रिएक्शन में जरूर हीट प्रोड्यूस्ड होगा, पर इतना ज्यादा भी नहीं होगा कि ये ऑक्सीजन गैस जो प्रोड्यूस्ड होगा इसको इंस्टेंटली बर्न करा सके। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एंड जब हम सपोज ये हमारा एक बीकर हो गया, ये हमारा सपोज आप एक बीकर ले लिए। अभी इस बीकर में आपने आपका वाटर पूरा फील्ड है, इस बीकर में पूरा आपका वाटर फील्ड है। एंड आपने क्या किया? छोटा छोटा पीसेस ऑफ कैल्शियम मेटल इसमें इमर्ज करवा दिया। छोटा छोटा पीसेस ऑफ कैल्शियम मेटल आपने इमर्ज करवा दिया। आप लोग क्या नोटिस करोगे, जब आपने छोटा छोटा पीसेस ऑफ कैल्शियम मेटल दिया तब ये वाटर के साथ रिएक्ट करके, कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करेगा। अब हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होगा ये इन कैल्शियम मेटल को पूरा वाटर के सरफेस में के ऊपर पूरा लगा के रखेगा। पूरा ये जो हमारा कैल्शियम मेटल का हमने पीसेस पहले दिया था, ये पूरा पीसेस ऑक्सीजन गैस के प्रोडक्शन के वजह से ही ये पूरा पीसेस सरफेस में, हमारे वाटर के सरफेस में आ जाएगा। जब हमने कैल्शियम मेटल दिया, सपोज हमने पहले कैल्शियम मेटल दिया, तब ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन होगा, रिएक्शन होगा और कैल्शियम ऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा एंड ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन होगा। अभी ऑक्सीजन गैस के प्रोडक्शन के वजह से ही हमारा जो कैल्शियम मेटल होगा वो पूरा वाटर के सरफेस में चला आएगा। हम लोग लिख सकते हैं द कैल्शियम मेटल comes to the surface, या फिर लिख सकते हैं the calcium metal sticks to the surface due to
प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस हमारा जो कैल्शियम मेटल होगा वो पूरा हमारा वाटर सरफेस के ऊपर चलाएगा। अभी चलिए हम लोग रिएक्शन भी झट से देख लेते हैं। जब हमारा कैल्शियम के साथ रिएक्ट होगा वाटर, देन प्रोडक्शन होगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड हमारा हाइड्रोजन गैस का भी प्रोडक्शन हो जाएगा। साइमल्टेनियसली हमारा हाइड्रोजन गैस का भी प्रोडक्शन होगा। इसी हाइड्रोजन गैस के वजह से ही हमारा जो कैल्शियम मेटल है वो पूरा ऊपर की तरफ, या फिर कैल्शियम मेटल जो है वो वाटर के ऊपर ही सरफेस में चलाएगा। फिर हम लोग देखेंगे अबाउट मैग्नीशियम। हम लोग फिर मैग्नीशियम के केस भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नीशियम का क्या सीन होगा, देख लीजिए। कैल्शियम तो हमारा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था, पर हमारा जो मैग्नीशियम होगा वो कतई कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। हमारा magnesium reacts with hot water and do not reacts with cold water. Reacts with hot water. एक सेकेंड, यहाँ पर ना एक थोड़ा गलती हो गया है शायद। ये ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। CaOH छोड़ दो, इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन होगा। एंड मैं थोड़ा बोलने की जरूरत थी, अगर मुझे थोड़ा ख्याल नहीं रहा, ये अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, मैंने अगर कैल्शियम ऑक्साइड बोला है तो फिर थोड़ा गलत बोल दिया है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। नोटिस नहीं किया था। CaOH छोड़ दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन होगा। अच्छा, फिर देख लीजिए, रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। हमारा जो मैग्नीशियम है इट विल रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर एंड प्रोड्यूस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड सिमिलरली हमारा मैग्नीशियम मेटल भी हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन के वजह से ही हमारा मैग्नीशियम मेटल भी सरफेस के ऊपर चलाएगा। हम जब मैग्नीशियम मेटल को डालेंगे बीकर में, बीकर फुल ऑफ हॉट वाटर में, जब हम मैग्नीशियम मेटल को डालेंगे तो फिर वो भी सरफेस के ऊपर चलाएगा, वो भी सरफेस के ऊपर चलाएगा। मैग्नीशियम मेटल फ्लोट ऑन the surface of water due to production of हाइड्रोजन गैस। एंड अगर हमें रिएक्शन लिखना हो इसका तो फिर हम लोग भैया लिख सकते हैं कि Mg plus H2O gives magnesium hydroxide plus H2. Mg plus H2O gives magnesium hydroxide and हमारा हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी हम लोग कुछ और मेटल देख लेंगे जो कि है एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन। देखिए, ये कुछ मेटल्स ऐसे मेटल्स हैं जो ना कि हॉट वाटर एंड ना कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। These metals cannot react with both hot and cold water. These metals only react with steam. मतलब ये H2O स्टीम के फॉर्म में जब हम प्रोवाइड करेंगे तभी ये मेटल रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो फिर रिएक्ट only in presence of steam। मतलब जब हम H2O को स्टीम के फॉर्म में, मतलब गैसियस स्टीम के फॉर्म में प्रोड्यूस करेंगे तब हम, या फिर प्रोवाइड करेंगे तभी ये मेटल रिएक्ट करेंगे। अदरवाइज ये मेटल हॉट या फिर कोल्ड वाटर के साथ कतई रिएक्ट नहीं करेंगे। चलिए, अभी आप लोग इतना जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग रेट की तरफ भी मूव ऑन कर जाएंगे। इसको जल्दी से लिखिए, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से लिखिए। चलिए, आई होप अभी तक आप लोगों ने ये चीज का एक स्क्रीनशॉट तो जरूर उठा लिया होगा। मैं ना ऊपर से थोड़ा मिटा देता हूं,
ये ऊपर का ये 2 लाइन ही मैं थोड़ा मिटाता हूँ। अभी हम लोग जानेंगे इसके रेट के बारे में। अभी हम लोग इसके रेट के बारे में जानेंगे। अच्छा बताइए अभी इसका रेट क्या होगा। देखिए रेट में पहले ही हम लोग सोडियम एंड पोटेशियम को रख सकते हैं। रेट में पहले ही हम लोग सोडियम और पोटेशियम को रख सकते हैं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम के बारे में मैंने बोला कि उसको अगर इवन हम कोल्ड वाटर में भी डाल दे तो फिर इतना मैसिव अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है कि जो हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होता है वो इंस्टेंटली बर्न हो जाता है। तो फिर हम लोग पहले ही रख सकते हैं हमारे सोडियम एंड पोटेशियम मेटल को। फिर हम लोग बोल सकते हैं उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज में आ जाएगा हमारा कैल्शियम। उसके बाद हम लोग कैल्शियम को रख सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है। कैल्शियम के रिएक्शन के लिए हमें हॉट वाटर देने का कोई जरूरत नहीं है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं करेगा, यहां पर भी हीट प्रोड्यूस होगा, पर सोडियम एंड पोटेशियम के कंपैरिजन में कम होगा एंड वो इतना हीट नहीं प्रोड्यूस करेगा कि जो हाइड्रोजन गैस से प्रोड्यूस हो रहा है वो बर्न हो सके एंड इवन वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। इसीलिए इसके बाद हमारा कैल्शियम आ गया। फिर हमारे इसके बाद आएगा मैग्नीशियम। फिर हम इसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज में लिख सकते हैं मैग्नीशियम। क्योंकि कैल्शियम तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था, पर मैग्नीशियम कतई कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। ये कौन से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा? इट विल रिएक्ट ओनली विथ हॉट वाटर। इट विल रिएक्ट ओनली विथ हॉट वाटर टू प्रोड्यूस हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए मैग्नीशियम के बाद हम लोग लिख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में एल्युमिनियम। फिर हम लोग लिख सकते हैं जिंक। फिर हम लोग लिख सकते हैं हमारा आयरन। आयरन सबसे लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका रिएक्टिविटी सीरीज या फिर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ, बोलिए विथ वाटर। मैं कंप्लीट लिख देता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ये आपका कंप्लीट रेट हो गया। चलिए आप लोग इतना अभी जल्दी से लिख लीजिए। फिर हम इसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड भी समझ लेंगे। चलिए इसको पहले जल्दी से लिख लीजिए। आई थिंक अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीजें नोट डाउन कर लिया होगा एंड आई विश ऑल ऑफ यू हैव टेकन द नोट्स ऑफ टुडेस लेक्चर। मैंने आज आपको जो भी कुछ पढ़ाया है अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में, आपको सारा सब कुछ क्रिस्टल क्लियर वे से समझ आ गया होगा। चलिए अभी आप एक क्विक रिवीजन सेशन कर लेते हैं। आज के लेक्चर में जो भी कुछ हमने पढ़ा क्विकली एक रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा? लेक्चर के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या क्या प्रोड्यूस करता है? मेटल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड का प्रोडक्शन कर देगा। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है? मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है। फिर हमने पढ़ा नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है या फिर नॉन मेटल का जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन हो जाएगा। एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है। ये मैंने रिएक्शन देके भी अच्छी तरह से प्रूव कर दिया। अभी हम लोग एक थर्ड टाइप ऑफ ऑक्साइड के बारे में भी पढ़ा जो कि है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल क्या क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड ZnO। दीज आर दी एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किन्हें कहेंगे? जो मेटल ऑक्साइड या फिर जो पर्टिकुलर ऑक्साइड बोथ एसिडिक एंड बोथ बेसिक कैरेक्टर शो करे रिएक्शन में, उसे हम लोग उस पर्टिकुलर ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोल देंगे। फिर हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अच्छा, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है? मेटल वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तब मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर देगा। अभी उसी मेटल ऑक्साइड को जब हम फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तब हमें मेटल हाइड्रोक्साइड एंड वाटर या फिर हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन मिल जाएगा या फिर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ फिर से रिएक्ट करेगा तब वो मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करवा देगा। तो फिर यही था आज का पूरे लेक्चर का थोड़ा सा समरी। देखिए मेटल के जो केमिकल प्रॉपर्टीज थे वो सारे केमिकल प्रॉपर्टीज तो आज के लेक्चर में हमने कवर नहीं किया, वो मैं और एक
पार्ट 2 इसका बनाऊंगा जो होगा केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पार्ट 2, और ये आज का वीडियो जो होगा ये होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पार्ट 1। चलिए अभी आप इस लेक्चर को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग देख लेंगे आपके साथ हमारा मुलाकात हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पार्ट 2, या फिर वहां पर हम लोग वेरियस मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन या फिर मेटल के साथ वेरियस सॉल्ट का रिएक्शन कैसे होगा उनको भी जान लेंगे। तो विद थैंक्स फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।